वेलकम बैक टू वीवी स्टडी। मेरा नाम है संतोष कुमार। आइए आज हम देखेंगे एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का एक स्पेशलाइजेशन है फाइनेंस और उसका एक सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉरपोरेट फाइनेंस। इसमें देखेंगे हम यूनिट 3 टॉपिक 4 का पार्ट 1। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है इसलिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। मीनिंग, सॉरी फॉर दैट, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीएसटी। इसमें हम देखेंगे कि जीएसटी किसके लिए, किसको भरना चाहिए और किसको नहीं भरना चाहिए और किसका ये फ़ायदेमंद होता है जीएसटी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सीजीएसटी अधिनियम क्या है और यह कहाँ लागू होता है। ठीक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर सीजीएसटी अधिनियम 2017 केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं, गुड्स और सेवाओं की पूर्ति, सप्लाई पर टैक्स लगाने और वसूलने का कानून है। यह कानून जम्मू कश्मीर राज्य में छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, मान लो आप भोपाल में रहते हैं। ठीक है, भोपाल में आपकी क्या है, शॉप है, दुकान है। ठीक है, और आप अपनी दुकान से भोपाल के ही कस्टमर को क्या करते हैं, स्टॉक सप्लाई करते हैं। ठीक, तो इस पर जो टैक्स लगेगा वह किसके अंतर्गत आएगा, वो आएगा सीजीएसटी अधिनियम। किसके अंतर्गत, सीजीएसटी अधिनियम 2017 के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, सकल आवर्त, एग्रीगेट टर्नओवर, यह आपके बिजनेस की कुल बिक्री, टोटल सेल। इसे पूरे भारत में एक ही पैन नंबर के आधार पर गिना जाता है। इसमें आपकी कर योग्य, टैक्सेबल, कर मुक्त, एग्जैम्प्ट, निर्यात, एक्सपोर्ट की गई सभी पूर्तियों का मूल्य शामिल होता है। लेकिन ध्यान रहे, इसमें जीएसटी जैसा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी टैक्स रकम शामिल नहीं होती है। मान लो आपके पास एक ही पैन कार्ड है और आपने 2 बिजनेस खोल रखा है। जैसे कि आपने भोपाल में भी आपका क्या है, शॉप है। ठीक, इसकी 1 साल की टर्नओवर कितनी है, 20 लाख, 20 लाख। ठीक है, और साथ में आपका एक ही पैन कार्ड में इस जगह पर भी रजिस्टर्ड है आपका बिजनेस और इंदौर में भी रजिस्टर्ड है। ठीक, तो इस पर आपकी कमाई कितनी होती है 1 साल की, 10 लाख। ठीक है, तो टोटल हो जाता है 30 लाख। तो ये एक ही पैन कार्ड में आपको सीजीएसटी, जीएसटी जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी की टैक्स की रकम इसमें शामिल नहीं होती है। ठीक है, एक ही पैन कार्ड पर शामिल नहीं होता है। ठीक, अलग अलग कर सकते हैं ऐसा। चलिए आगे चलते हैं। पूंजीगत माल, कैपिटल गुड्स, यह वो बड़ी संपत्तियां, मशीनें जिन्हें आप अपने बिजनेस को चलाने या बढ़ाने के लिए खरीदते हैं और अपनी अकाउंट बुक्स में संपत्ति के रूप में दिखाते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। इन पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कपड़े की फैक्ट्री है। किसकी फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री है। ठीक, इसमें जो मशीनें लगी है, कपड़े सिलने की मशीन जो है लगी है, वह क्या है, आपका कैपिटल गुड्स है। अब इस मशीन में जो कपड़ा सिला जाता है, जो धागा लगता है, रॉ मटेरियल लगता है, जो रॉ मटेरियल लगता है, यह आपका क्या है, इनपुट है। ठीक है, इसको एसेट के रूप में दिखाते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, यह वह व्यक्ति होता है जो किसी ऐसे राज्य के क्षेत्र में कभी कभार बिजनेस, माल या सेवाओं की पूर्ति करता है जहां उसका कोई स्थायी परमानेंट ऑफिस या दुकान नहीं है।
जैसे कि मान लो एक व्यक्ति है एमपी का, ठीक है, इसका परमानेंट शॉप कहाँ है, एमपी में है, ठीक। और इसकी अब ये सोचता है कि मैं दिल्ली चला जाता हूँ और दिल्ली जाने के बाद वहाँ व्यापार का जो मेला होता है उसमें अपना स्टॉल लगाता हूँ और सामान बेचना चालू कर देता हूँ, ठीक है। तो उसे हम क्या कहेंगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहेंगे। क्या कहेंगे इस व्यक्ति को, जिसका एमपी में परमानेंट शॉप है, ठीक, और वह कुछ दिन के लिए कहाँ चला जाता है, दिल्ली के व्यापार मेले में चला जाता है। तो इस व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कहेंगे, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इनपुट कर क्रेडिट। जब एक रजिस्टर्ड व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए कोई माल या सेवा खरीदता है तो उस खरीद पर CGST SGST वह चुकाता है, उसे इनपुट कर कहते हैं। इस चुकाए गए टैक्स की छूट उसे अपनी बिक्री पर लगने वाले टैक्स में मिल जाती है, जिसे इनपुट कर क्रेडिट कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो एक व्यक्ति ने अपने बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदा, कितने में, 1000 रुपये में खरीदा। अब इस पर कितना टैक्स दिया गवर्नमेंट को, 100 टैक्स दे दिया, ठीक है, 100 टैक्स दे दिया। इस जो 100 टैक्स दिया वह क्या है, इनपुट कर है, ठीक है। इसने माल को क्या किया, अंदर लिया, तो ये क्या कहलाएगा, इनपुट कर, ठीक है। अब उस व्यक्ति ने रॉ मटेरियल से क्या बनाया, प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। अब प्रोडक्ट बना के उसको 2000 में बेच देता है, ठीक है। बेचने पर इसका जो टैक्स बनता है वो कितना बनता है, 200 रुपये बनता है, ठीक। अब जब 200 रुपये इसका टैक्स बनता है तो गवर्नमेंट को क्या ये 200 रुपये ही पे करेगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसने इनपुट में पहले 100 रुपये पे कर चुका है। तो ये 100 रुपये इसमें माइनस करके 100 रुपीज़ क्या करेगा, टैक्स पे करेगा, ठीक है। इसको क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। इसे हम क्या कहेंगे, आउटपुट टैक्स कहेंगे। ये 200 रुपये क्या है, आउटपुट टैक्स है। ये रॉ मटेरियल जब उसने अंदर किया तो ये क्या हो गया, इनपुट टैक्स हो गया। जब उस रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाया और जब वो बाहर बेचा तो ये क्या हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया, जो अपने पहले चुकाए हुए टैक्स को माइनस करके गवर्नमेंट को ये वाला टैक्स दिया, ठीक है। ये होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कर लगाना तथा वसूली, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। आपूर्ति का क्षेत्र, कर किस पर लगता है। देखिए जीएसटी में बिक्री, सेल्स की जगह आपूर्ति, सप्लाई का इस्तेमाल होता है। किसी भी माल पर, गुड्स या सर्विस पर टैक्स तभी लगेगा जब उसकी आपूर्ति हुई हो। जब आप कहीं पर शॉपिंग करते हैं तो जो बिल बन के आता है तो और जहाँ पर जीएसटी लगता है तो सेल्स की जगह क्या लिख कर आता है, सप्लाई लिख कर आता है, ठीक। इसमें बिजनेस के दौरान पैसे किसी प्रतिफल कंसिडरेशन के लिए की गई बिक्री, ट्रांसफ़र, वस्तु विनिमय, एक्सचेंज, लाइसेंस, किराए पर देना या पट्टा लीज पर सब शामिल है। इसका मतलब ये होता है कि मान लो आपने अपने दुकान से क्या बेचा, 50,000 का लैपटॉप बेचा, ठीक है। तो जीएसटी के बिल में सेल नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, सप्लाई, कि इतनी सप्लाई हुई है, कितनी, सेल्स की जगह सप्लाई यूज़ किया जाएगा। अगर इसी की जगह में अपने बिजनेस के लिए आप कोई पुरानी कार लेते हैं बिजनेस के यूज़ के लिए, तो भी वह क्या कहलाएगी, सप्लाई ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सप्लाई ही कहलाएगी, ओके। इंसानों द्वारा पीने वाली शराब, एल्कोहलिक लिक्कर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पर यह टैक्स
CGST नहीं लगता। तो क्या लगता है? इसमें लगता है सेल्स टैक्स। ठीक, जो अल्कोहल है उस पर CGST, SGST, IGST, UTGST कुछ भी नहीं लगता है, उस पर सिर्फ लगता है सेल्स टैक्स। और गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा भारी भरकम टैक्स लगाती है, बहुत ही, क्योंकि ये ज़्यादा कंजम्पशन होता है तो इस पर बहुत ही टैक्स लगाती है, तो गवर्नमेंट को बहुत फायदा होता है। संयुक्त और मिश्रित, कंपोसाइट एंड मिक्स्ड सप्लाई पर टैक्स कैसे लगता है? कई बार हम एक साथ कई चीज़ें मिलाकर बेचते हैं, ऐसे में टैक्स किस रेट से लगेगा? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह संयुक्त आपूर्ति है या फिर मिश्रित। ठीक, कंपोसाइट सप्लाई, जब दो या दो से अधिक चीज़ें प्राकृतिक रूप से नेचुरली एक साथ जुड़ी होती हैं और बिजनेस में उन्हें आमतौर पर एक साथ ही बेचा जाता है, इसमें एक मुख्य पूर्ति प्रिंसिपल सप्लाई होती है। इस पर टैक्स मुख्य पूर्ति वाले रेट से ही लगता है। जैसे कि आपका एक प्रोडक्ट है, ठीक, ये आपका प्रोडक्ट है, इसको क्या किया आपने? पैक किया, फिर इसके बाद इसको क्या किया? इंश्योरेंस लगाया। ठीक, अब इस प्रोडक्ट को क्या करोगे? ट्रांसपोर्ट करोगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करके जिस व्यक्ति के पास जाएगा ये प्रोडक्ट, सिर्फ ये प्रोडक्ट जाएगा। ठीक है, और इन पर क्या लगेगा? टैक्स। इन पर लगेगा टैक्स, इन पर लगेगा टैक्स। तो ये क्या है? संयुक्त आपूर्ति है, मतलब इसमें ये भी शामिल है, इसमें ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। तो इन सब को छोड़कर सिर्फ टैक्स किस में लगेगा? इस प्रोडक्ट पर लगेगा। ठीक है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर लगेगा। उसको हम क्या कहते हैं? कंपोसाइट सप्लाई कहते हैं, संयुक्त आपूर्ति कहते हैं। तो इन पर टैक्स नहीं लगेगा, पैकिंग पर टैक्स नहीं लगेगा, इंश्योरेंस पर टैक्स नहीं लगेगा, ट्रांसपोर्टेशन पर टैक्स नहीं लगेगा, वो सिर्फ टैक्स लगेगा प्रोडक्ट पर। चलिए आगे चलते हैं। मिश्रित आपूर्ति, मिश्रित आपूर्ति मिक्स्ड सप्लाई, जब दो या दो से अधिक चीज़ें जिन्हें अलग अलग भी बेचा जा सकता था, जिन्हें अलग अलग भी बेचा जा सकता था, जानबूझकर एक साथ मिलाकर एक ही कीमत सिंगल प्राइस पर बेची जाती है, इस पर टैक्स उस चीज़ के रेट से लगेगा जिस पर सबसे ज़्यादा टैक्स रेट ऑफ टैक्स लगता है। जैसे कि हम फूड पैकेजिंग की बात करें, ठीक है, इस पर टैक्स होगा मान लो 1%। ठीक, चिप्स पर होगा मान लो 2%। ठीक, पेप्सी पर होगा मान लो 3%। ठीक है, स्वीट मान लो 4% टैक्स। ठीक है, अब इसको क्या करता है एक दुकानदार? इसको ऐसे एक साथ पैक करके बेचने की कोशिश करता है, जानबूझकर एक साथ मिलाकर एक ही प्राइस में बेचने की कोशिश करता है। मान लो इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस मान लो 80 रुपये है। ठीक है, इसका है 10 रुपये, इसका है 20 रुपये, ठीक, और इसका है कितना? 100 रुपये। ठीक है, इन सबको जोड़ने के बाद मान लो इसका प्राइस काउंट नहीं करता, इसका नहीं करता, इसका नहीं करता, सिर्फ इसी का प्राइस सिंगल प्राइस में, सिर्फ सिंगल प्राइस में ही बेचा जाता है। दो से अधिक चीज़ें सिंगल प्राइस में क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। ठीक है, तो इस पर जो टैक्स लगता है, जो सबसे ज़्यादा है, फूड पर 1% है, ठीक, इस पर 2, इस पर 3, इस पर 4। ठीक है, तो इन सब को जोड़े बगैर सबसे ज़्यादा टैक्स किस पर लग रहा है? स्वीट्स पर लग रहा है। तो उस पूरे बॉक्स पर 4% टैक्स लगेगा, इनको छोड़ दिया जाएगा। इनको क्या किया जाएगा? छोड़ दिया जाएगा। किस पर टैक्स लगेगा? ओनली पूरे बॉक्स पर 4% टैक्स लगेगा। इस पर टैक्स उस चीज़ के रेट पर लगेगा जिस पर सबसे ज़्यादा टैक्स रेट ऑफ टैक्स लगता है। ठीक है, इस पूरे बॉक्स में इस प्रोडक्ट के अंदर जिसमें सबसे ज़्यादा टैक्स लग रहा है, सिर्फ पूरे प्रोडक्ट का इसी में टैक्स लगेगा। ठीक है,
आगे चलते हैं। समझौता लागू करना छोटे व्यापारियों के लिए सरकार की एक आसान स्कीम है। क्या स्कीम है? कंपोजिशन स्कीम। अगर किसी रजिस्टर्ड व्यक्ति का पिछले साल का कुल टर्नओवर 50 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं था तो वह इस स्कीम को चुन सकता है। ठीक, मान लो एक व्यापारी है जिसका साल का टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो वो उसके लिए ये स्कीम बेस्ट है। ठीक, क्या फ़ायदा है, क्या नियम है? इसमें व्यापारी को हर बिल पर अलग अलग टैक्स कैलकुलेट करने का झंझट नहीं रहेगा कि मान लो उसने कोई प्रोडक्ट ख़रीदा तो उस पर CGST, SGST, ठीक है, IGST, ये सब चीज़ें उसको हर प्रोडक्ट पर करने का झंझट नहीं रहेगा। किस स्कीम पर? कंपोजिशन स्कीम पर। ठीक, उसे अपने कुल टर्नओवर का एक फिक्स अमाउंट देना होगा, 1% या फिर 0.5% टू 2.5%, ठीक है, टैक्स के रूप में चुकाना होता है। आगे, तो अगर किसी व्यापारी का 50 लाख से ऊपर टर्नओवर नहीं है, वो ये स्कीम लेकर फ़ायदा ले सकता है और गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड टैक्स दे सकता है, चाहे वो 1% हो सकता है, 2% हो सकता है, 5% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, शर्त क्या है? एक ऐसा व्यापारी जिसने ग्राहकों से टैक्स नहीं वसूल सकता और ना ही उसे इम्पोर्ट टैक्स का फ़ायदा भी मिल सकता है। ठीक है, इसमें आप अपने कस्टमर से ना ही SGST ले सकते हो, ना ही CGST ले सकते हो, ना ही IGST ले सकते हो, ना ही UTGST ले सकते हो। ठीक है, इसमें आप कोई भी टैक्स अपने कस्टमर से नहीं ले सकते अगर आप इस स्कीम के अंदर बिजनेस कर रहे हो तो। ठीक है, आगे चलते हैं। कर से छूट। अब कहाँ पर टैक्स नहीं लगता? अगर सरकार को लगता है कि आम जनता के फ़ायदे के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए किसी चीज़ पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, तो वह GST परिषद की सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी करके उस माल या सेवा को टैक्स से पूरी तरह से आंशिक रूप से छूट दे सकता है। अब मान लो यहाँ पर तो कई प्रकार के टैक्स लग रहे हैं, कई प्रकार के। ठीक, अब पब्लिक के फ़ायदे, मतलब जनता के फ़ायदे के लिए परिषद की सिफारिश पर नोटिफिकेशन जारी करता है कि हम इस जो डेली रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, जैसे कि दूध हो गया, दही हो गया और सब्जी हो गए, ताज़े सब्जी हो गए, मतलब इन पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। अगर इन पर टैक्स लगना चालू हो गया तो चीज़ें क्या है, बहुत महंगी हो जाएगी और जनता परेशान होने लगेगी। ठीक है, पावर ऑफ ग्रांट एग्जेम्पशन। तो ये था, बहुत चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम चालू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 ख़त्म होता है। पार्ट 2 के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।